दोस्तों, आज एक ऐसी खौफनाक कहानी हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं जिसमें एक लड़की की खूबसूरती उसी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार खूबसूरती से क्राइम का क्या मतलब। तो देखिए, आपको बता दें कि कभी कभी यही खूबसूरती किसी के लिए कत्ल की वजह बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाला अच्छी सूरत भले ही ना दे मगर अच्छी सीरत ज़रूर दे, क्योंकि जिस सूरत के चक्कर में पड़कर किसी का कत्ल हो जाए तो ऐसी खूबसूरती से किसी को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए, आज एक खूबसूरत लड़की के चक्कर में हुए बड़े ही खौफनाक कत्ल की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है जिसने एक नहीं बल्कि ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, घर घर को बर्बाद कर दिया। तो चलिए, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। आज की ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से है, जहां का एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है हरीमपुर। यहां एक किसान का छोटा सा परिवार रहा करता था जिसका नाम था गंगाराम। तो दरअसल इनकी 3 बीवियां हैं, यानी इन्होंने 3 शादियां की हुई थी जो किसी मजबूरी के चलते उनको करनी पड़ी थी। जिनमें से उनकी जो सबसे पहली पत्नी थी, जिसका नाम था रमा, वो किसी बीमारी का शिकार हो गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और देखिए, गंगाराम को उससे एक बेटी भी थी जिसकी परवरिश इन्हें अकेले ही करनी भारी पड़ रही थी। तो इसलिए इन्होंने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद अपनी दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी जिससे की उसका नाम था सुधा। लेकिन देखिए, बदकिस्मती से उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप ही शादी के कुछ टाइम बाद खुदकुशी कर लेती है, जिसके बाद गंगाराम फिर से अकेला पड़ जाता है। तो इसी वजह से एक और तीसरी शादी उसको करनी पड़ जाती है, और तीसरी शादी उसकी रेशमा से होती है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हंसमुख मिजाज की लड़की थी। बस तीसरी पत्नी के आते ही इसकी ज़िंदगी कुछ ठीक ठाक कट रही थी, पटरी पर लौट आई थी, जिससे शादी के कुछ साल बाद इनको 3 बच्चे भी पैदा हुए, एक बेटी और 2 बेटे। यानी इनका परिवार काफ़ी खुशहाल नज़र आ रहा था। शादीशुदा ज़िंदगी अब जाकर गंगाराम की कुछ पटरी पर आई थी। लेकिन यहाँ जो सबसे पहली पत्नी रमा की बेटी थी, उसका नाम था रीतू, जो बाकी सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इसलिए ये गंगाराम उसकी शादी कर देते हैं। तो यहाँ उनके सिर्फ 3 बच्चे ही रह जाते हैं, बेटी गीता और एक बेटा मनोज और दूसरा बेटा नैतन्य। यानी कुल मिलाकर अब इनका 5 सदस्यों का परिवार बहुत ही बढ़िया चल रहा था। और अगर बात करें इनके गृहस्थी की, कामकाज की, तो दरअसल ये गंगाराम अपने गांव में सबसे बड़े किसान थे। यानी इनकी ज़मीन जायदाद और खेती बड़ी ज़्यादा थी। काफ़ी सुलझे हुए ये थे, इनके रहन सहन का तरीका था काफ़ी अलग था। यानी इन लोगों की सोसाइटी में एक अलग ही पहचान भी थी। मगर यहाँ उनकी जो छोटी वाली बेटी गीता थी, वो कुछ अलग ही मिजाज की थी। यानी वैसे तो देखने में गीता भी काफ़ी सुंदर थी, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास थी, मगर ये कुछ मनमानी करने में ज़्यादा माहिर थी। यानी ये अपनी मनमर्जी से कैसे भी कपड़े पहना करती थी। कहने का मतलब ये है कि इसको लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये लड़कों जैसा लिबास पहना करती थी, कपड़े पहना करती थी। इसको लड़कों के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद थे, और यही वजह थी कि उसकी चाल ढाल भी बिल्कुल लड़कों की तरह ही थी। यानी कोई भी शौक़ उसका किसी साधारण लड़की जैसा नहीं था, बल्कि उसे तो बाइक चलाना, लड़कों के साथ उठना बैठना, लड़कों की तरह बोलना और लड़कों के साथ ही खेलना, यानी ज़्यादातर उसका सारा काम लड़कों के जैसा बिल्कुल होता है। देखिए, इस बारे में उसके माता पिता भी शुरुआत में उसको ज़्यादा रोकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था अभी बच्ची ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे जैसे अपनी उम्र में आएगी उसको अकल अपने आप आ जाएगी। मगर ये किसे पता था कि ज़्यादा ढील छोड़ने के चक्कर में, ये लापरवाही के चक्कर में लड़की कुछ ऐसा कर बैठेगी। और फिर हुआ वही कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, तो ये सारे शौक़ अब गीता की आदतों में शुमार हो गए। यानी हद तो तब हुई जब ये पता चला कि वो सिर्फ लड़कों के साथ घूमती फिरती है, बल्कि लड़कों के साथ ही नहीं, बल्कि वो तो लड़कों के साथ गंदे काम भी करती है। यानी उसके कुछ लड़कों के साथ संबंध भी बनते हैं। बस ये बात जो अब तक 4 दीवारी के बीच थी, मगर धीरे धीरे करके जब इस बारे में पूरे गांव को पता चला,
तो दूर दूर तक लोग यही बातें बोलने लगे कि जो गंगाराम की बेटी है वो बदचलन है, यानी लोग तरह तरह के इल्ज़ाम उस पर लगाने लगते हैं। तो देखिए यहाँ जब ये सारी बातें गंगाराम के कानों तक पड़ती हैं तो गंगाराम थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी पूरे गांव में काफ़ी इज्जत थी, लोगों में अच्छी खासी पहचान थी। वो नहीं चाहता था कि उनके घर की किसी भी तरह से बदनामी हो, बस इसलिए उसने अपनी बेटी पर थोड़ा शिकंजा कसा और उसे घर में रहने के लिए ही कह दिया ताकि उसकी बच्ची जल्द से जल्द सुधर जाए। मगर गीता की वो अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही थी, यानी वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि जिस तरह उस पर पाबंदियां लगने लगीं तो अब तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। उसके माँ बाप का उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा और अब तो वो ऐसा करने लगी थी कि किसी भी वक्त पर घर से अकेले भाग जाया करती और कई कई दिन तक वापस नहीं आती। तो बस इस बात को लेकर गंगाराम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि इसकी अगर शादी कर दी जाए तो शायद हो सकता है उसमें सुधार आ जाए और ये सही हो जाए, क्योंकि जब ये अपनी ससुराल जाएगी, अपने पति की देखभाल करेगी, जिम्मेदारियों को समझेगी, तो इस पर जिम्मेदारियां आएंगी, तब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर होना क्या था कि गंगाराम लग जाता है अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश करने में और फिर आखिरकार बरेली के एक पढ़े लिखे लड़के के साथ ये अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब गीता की शादी उस लड़के से धूमधाम से हो जाती है। हालांकि शुरुआत में सब कुछ बहुत बेहतर था, क्योंकि लड़की देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और जिससे उसकी शादी हुई वो भी गीता को पहली बार में ही पसंद करने लगा था। हालांकि इससे कहीं ज़्यादा सुंदर उसका पति भी था, जिसका नाम था राहुल। तो जैसे ही शादी के बाद गीता अपनी ससुराल में जाती है तो वो देखती है कि उसका पति तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है, तंदुरुस्त है। तो बस ये देखकर वो खुशी खुशी अपनी शादी को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने लगती है। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गीता अपने पति की हर बात को माना करती थी। राहुल भी गीता की किसी बात को नहीं टालता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है वैसे वैसे इनके बीच थोड़े बहुत मनमुटाव शुरू होने लगते हैं। और उसकी वजह ये थी कि गीता राहुल पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल उसके एक ही इशारे पर नाच रहा हो, यानी गीता जो भी कुछ भी करने को उससे कहा करती थी राहुल से वो करता था, क्योंकि राहुल शायद अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसे इस बात का बहुत गुरूर था कि उसे वाकई एक हूर जैसी पत्नी मिली है। तो बस इसलिए वो हर वक्त गीता के पास ही रहा करता था। यानी कुल मिलाकर अब उसने अपने सारे कामकाज तक करना छोड़ दिए थे, जिस पर गीता थोड़ी बहुत नाराज़ भी हो जाती है। मगर वो कुछ इस कदर गीता के लिए दीवाना था कि जहाँ जहाँ गीता जाती थी वो वहीं वहीं उसका पीछा करता था। वैसे तो देखिए इन दोनों को देखकर लगता था कि वाकई दोनों पति पत्नी में बड़ा प्यार है, बड़ा गहरा विश्वास है, जिसकी वजह से इनका रिश्ता इतना मजबूत होता चला जा रहा है। और फिर देखते ही देखते इनकी शादी को तकरीबन 1 साल बीत जाता है। अब गीता को पहला बच्चा यानी एक बेटा पैदा होता है। अब देखिए यहाँ गीता अपने पति से कहती है कि देखो अब घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम 2 से 3 हो गए हैं, हमारा परिवार बढ़ गया है और तुम्हारे सर पर एक और ज़िम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए हमें अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसलिए ऐसा है कि अब तुम कहीं शहर चले जाओ, बाहर चले जाओ और कुछ अपने लिए कामकाज ढूंढ लो। इस पर राहुल कहता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ऐसा ही होता है कि राहुल यहाँ से बरेली से शहर में अपने कामकाज के लिए चला जाता है बाहर, जहाँ पर उसको एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो अब सब कुछ बेहतर चलने लगता है, यानी राहुल तो वहीं रहने लगता है। मगर उसकी जो पत्नी है गीता, वो अपने सास ससुर और अपने एक बच्चे के साथ घर पर ही रहा करती थी। वो यहाँ रहकर अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती है। मगर जैसे जैसे वक्त थोड़ा और आगे बढ़ता है तो अब अकेले रहकर गीता को अपना पुराना दौर याद आने लगता है। यानी अब उसका पति घर पर नहीं होता तो उसको अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं कि शादी से पहले वो कैसी थी, क्या क्या किया करती थी। और फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसकी सास कहीं शादी समारोह में चली जाती हैं, तो यहाँ गीता घर में अकेली होती है और उसके ससुर भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये अकेले बैठकर यहाँ मन ही मन मुस्कुराती रहती है। तो बस उसको इस तरह अकेले मुस्कुराते हुए देखकर
उसके ससुर उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बहू, आखिर तुम्हारे मन में ऐसी क्या बात चल रही है जिसे सोचकर तुम बार बार मुस्कुरा रही हो। बस इतना पूछते ही गीता मुस्कुराते हुए अपने ससुर की तरफ देखती है, तो उसके ससुर भी उससे पूछते हैं कि कुछ तो बताओ कि आखिर बात क्या है। तब जाकर वो कहती है कि अब मैं क्या बताऊं, आपके बेटे के बिना मेरे घर में अकेले मन नहीं लगता। बस इतना सुनते ही यहाँ ससुर जी कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिसकी शायद गीता ने खुद भी उम्मीद नहीं लगाई थी। यानी वो उससे बड़े ही शौकीना मिजाज से, शौकीना अंदाज से कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम चाहो तो वो ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। बस फिर होना क्या था कि यहीं से एक ऐसा खूनी खेल शुरू होता है कि गीता अपने ससुर के साथ ना चाहते हुए भी नाजायज़ संबंध बना लेती है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। और धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, दोनों एक के ऊपर एक होते हैं। मगर एक दिन अचानक गीता की सास अपने पति और अपनी बहू को ऐसी आपत्तिजनक हालत में देख लेती है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए सबसे पहले वो अपने पति को डांट लगाती है और अपनी बहू को भी खूब खरी खोटी सुनाती है। हालांकि यहाँ एक तो ठीक था, मगर जब इस बारे में उसके पति को पता चलता है, यानी जब उसकी सास अपने बेटे राहुल को बताती है कि तुम्हारी बहू की हरकतें ठीक नहीं हैं, वो तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा काम कर रही है जिसकी शायद तुमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। तो देखिए यहाँ राहुल पहले तो कुछ समझ नहीं पाता और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आखिर क्या बात है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे पूरी बात बताओ। जब सारी सच्चाई माँ अपने बेटे से रोते रोते बताती हैं, तो उसके बाद राहुल शहर से सीधा बरेली वापस अपने घर चलाता है, जहां आने के बाद वो अपने पिता को तो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी कभी ऐसा काम कर सकती है। खैर, वो अपनी पति को भी यहाँ कुछ नहीं कहता और सीधा बिना कुछ बोले वो उसको अपने साथ शहर लेकर वापस आ जाता है, जहाँ वो एक रूम किराए पर लेता है और उसको वहाँ रहने के लिए कहता है। तो गीता बड़ी खुश होती है कि वो फिर से राहुल के साथ रहने लगी है। मगर देखिए, राहुल जब दिन में अपने काम पर चला जाता है, तो इसी बीच गीता की मुलाकात एक शेखर नाम के लड़के से होती है, जो उसका पड़ोसी होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। तो देखिए यहाँ गीता, क्योंकि दोनों का घर आमने सामने होता है, इसलिए निकलते बढ़ते इसकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। और फिर देखते ही देखते ये बातचीत का सिलसिला कुछ दोस्ती में बदल जाता है कुछ दिन बाद। तो यहाँ गीता का वही दिमाग फिर से चलता है कि जैसे पहले रहा करती थी, वैसे ही शेखर नाम के लड़के को भी ये अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। और बात जब मिलने मिलाने की आती है, तो एक दिन अपने पति के पीठ पीछे ये शेखर के साथ फिज़िकल भी हो जाती है, संबंध बना लेती है, यानी दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्योंकि राहुल अपने काम में इतना बिजी हो जाता है, वो पूरा पूरा दिन घर पर नहीं रहता था, तो इसी वजह से दिन भर गीता उस शेखर के साथ रंगरेलियाँ मनाती थी। फिर इसके बाद ऐसा होता है कि कुछ दिन तक तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, मगर जब गीता का उससे मन भर जाता है, तो अब वो एक और दूसरे पड़ोसी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाती है, जिसका नाम होता है रामचंद्र। तो ये यहाँ उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। फिर दोनों के साथ ये बारी बारी से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, क्योंकि देखिए उसका जो पुराना शौक़ था वो अभी तक भी उससे नहीं छूट पाया था, मगर इस बारे में राहुल को कानो कान खबर तक नहीं थी। खैर, गीता को जब जब मौका मिलता वो तब तब इसी तरह हर नए और दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती और अपने पति से भी अपने रिश्ते को बरकरार रखती। मगर हैरानी तो तब हुई जब एक दिन राहुल अपने ऑफिस से कामकाज निपटा देने के बाद जल्दी ही दोपहर के वक्त अपने घर पर आ जाता है, तो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा तो लॉक्ड है। वो बार बार उसको खटखटाता भी है, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। फिर जैसे ही दरवाज़ा कुछ देर के बाद खुलता है, तो देखिए यहाँ कमरे का नज़ारा देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरअसल जो कमरे का बिस्तर होता है वो इधर उधर बिखरा होता है और गीता के कपड़े भी ज़मीन पर पड़े होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि एक कुर्सी पर शेखर बैठा हुआ है। और देखिए, आपको बता दें कि ये शेखर कोई और नहीं बल्कि राहुल का ही दोस्त था, क्योंकि ये उसके पड़ोस में रहा करता था, तो इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, दोस्ती थी। लेकिन जब उसने शेखर को अपने घर में बैठे हुए ऐसे देखा इस हालत में, तो उसको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मगर फिर भी सब कुछ जानने के लिए जब उसने गीता से पूछा
कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है, तो गीता ने अपने पति से झूठ बोलते हुए कहा कि दरअसल बेटा रो रहा था, मैं इसको बाहर टहलाने के लिए लेकर गई, ये मुझसे चुप नहीं हुआ तो इसलिए शेखर ने बच्चे को चुप कराया, बस इसलिए ये हमारे बेटे को वापस देने के लिए आया था। मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए इनको बिठा लिया, मैं चाय बनाने जा रही थी, एकदम से आप आ गए। तो बस इतना सुनते ही राहुल बेचारा फ़ौरन ही यकीन कर लेता है। वो इस बात पर कोई ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन राहुल को फिर भी थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, थोड़ा बहुत शक था। तो इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो गीता, यहाँ रहने पर रूम का किराया ज़्यादा देना पड़ रहा है और तुम्हें तो पता ही है खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए एक काम करो कि तुम थोड़े दिन के लिए बरेली हमारे घर पर ही वापस चली जाओ, मैं कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। बस इतना कहकर वो गीता को वापस अपने घर बरेली माँ बाप के पास भेज देता है, क्योंकि शायद यहाँ काफ़ी हद तक राहुल भी उसके चाल चलन को समझ गया था, उसको थोड़ा बहुत अपनी पत्नी पर शक था। लेकिन देखिए, जैसे ही ये वापस अपने ससुराल जाती है तो यहाँ पहले से ही उसके ससुर के साथ नाजायज़ संबंध थे। इसके बावजूद यहाँ आने के बाद भी वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती, यानी अब कोई और मर्द तलाशने के लिए वो अपने ही चचेरे ससुर के साथ ताल्लुकात बढ़ाती है और अब ये उनसे शारीरिक संबंध बनाती है। तो देखिए, एक दिन इसकी इन काली करतूतों के बारे में इसके ससुर को पता चल जाता है, तो उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं बल्कि उसके ही सगे भाई के साथ संबंध बनाती थी। तो ये बात ससुर जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो उसको धमकी देने लगे कि अगर तुम यही काम इस तरह करती रहोगी तो मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई राहुल को बता दूंगा। इसके बाद राहुल तुम्हें कभी भी अपने घर पर नहीं रखेगा, वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। इस पर गीता कहती है कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, अपनी उम्र का ख्याल करिए, मुझ पर पाबंदी लगाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। फिर होता क्या है कि इसी बीच वो शेखर को फ़ोन करके शहर से अपने गांव बरेली बुलाती है और वहाँ के रहने वाले अपने एक और दोस्त यानी उस पड़ोसी चंद्र को भी अपने घर बुलाती है और ऐसा घिनौना काम करती है जो रिश्तों को तो शर्मसार करता ही है, साथ ही साथ इससे समाज में बाकी औरतों की भी काफ़ी बदनामी होती है। कहते हैं ना कि अगर किसी औरत को नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने की एक बार आदत पड़ जाए, लत लग जाए, तो वो आदत जल्दी से छुट्टी नहीं है। कुछ ऐसी आदत यहाँ गीता के भी लग चुकी थी, जिसने ऐसा काम कर डाला कि शायद किसी ने उम्मीद की ही नहीं थी। यानी हुआ ये कि जब ये दोनों दोस्त शहर से वापस आते हैं और वो चचेरा ससुर भी गीता के साथ होता है, तो यहाँ ये तीनों के साथ मिलकर ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम देती है जिसे उसका ससुर ऐसा काम करते हुए अपनी आंखों से देख लेता है और वो बहू पर रोक टोक लगाने की कोशिश करता है। इस पर गीता अपने चचेरे ससुर से कहती है कि ऐसा है, ये बुढ़ा हम लोगों के बीच का कांटा बन रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इसका कत्ल कर दे तो उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर मैं संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि मैं उस इंसान की तड़प को और उसकी प्यास को बुझाने के लिए तैयार हूँ। बस इतना सुनते ही चचेरा ससुर आपे से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसे भी यहाँ जवानी का भूत चढ़ा हुआ था उस लड़की की, और वो भी यही चाहता था कि गीता बस उसके साथ ही संबंध बनाए, किसी और के साथ ना रहे। फिर आखिरकार ये गीता की बातों को मान लेता है और उससे कहता है कि मैं अपने चचेरे भाई का कत्ल करूँगा, लेकिन तुम अपने वादे से मत मुँह करना। बस फिर वही होता है कि ये अपने चचेरे भाई को खेतों की तरफ लेकर जाता है, जहाँ ये दोनों भाई मिलकर पहले तो बातचीत करते हैं और खूब सारी शराब वगैरह पीते हैं। इसके बाद जब गीता का ससुर शराब के नशे में बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, तो देखिए यहाँ ये चचेरा ससुर उसकी एक धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर देता है और फिर उसकी लाश को बोरी में बंद करके कुछ दूरी पर झाड़ियों में ले जाकर फेंक देता है और ख़ुद यहाँ से वापस अपने घर पर चला जाता है। और देखिए, इस घटना को हुए तकरीबन 3 दिन का समय बीत जाता है। तो यहाँ गीता की सास अपने पति को लेकर परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देता और क्योंकि इससे पहले वो कभी ऐसे बिना बताए घर से नहीं गए थे। तो बस इसलिए गीता की सास बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और इस बारे में जब अपने बेटे राहुल को बताती हैं, राहुल भी फ़ौरन शहर से बरेली वापस लौट आता है और आने के बाद वो अपने पिता को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है।
हर जगह पर उनको वो तलाश करता है, मगर उसके पिता का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो अब जाकर राहुल के पास ही बड़ेरी थाना क्षेत्र में जाता है वो, जहां जाकर वो अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो यहाँ पुलिस एक FIR दर्ज करती है और मामले को गंभीरता से लेते हुए राहुल के पिता को तलाशने की कोशिश करती है। जगह जगह लोगों से पूछताछ की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग अपना बयान दर्ज कराते हैं कि उनके शहर से 2 लोगों को हर रोज़ यहाँ पर आते जाते हुए वो देखते हैं, जो सिर्फ गीता से ही मिलने आते हैं और काफ़ी देर तक मिलने के बाद दोनों वापस चले जाते हैं। बस इतना सुनते ही अब पुलिस उन दोनों अनजान व्यक्तियों के बारे में खोजबीन शुरू करती है। तो पता चलता है कि दरअसल वो तो शेखर और चंद्री ही हैं, जो राहुल के शहर वाले दोस्त हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ ही घंटों में पुलिस उनको पकड़ लेती है और दोनों को कस्टडी में लाकर जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो देखिए यहाँ वो दोनों पूरी सच्चाई बताते हैं कि हाँ, गीता के साथ हमारे अवैध संबंध थे, लेकिन इसमें सिर्फ हम दोनों ही शामिल नहीं हैं, बल्कि गीता भी बराबर से शामिल है। उसके हमारे साथ नाजायज़ संबंध हैं। उसका अपना ही ससुर और उसका चचेरे ससुर, वो कहते हैं कि अब इस बीच क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ आते थे, गीता के साथ अपना काम करके चले जाते थे। इतना सुनकर पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो फ़ौरन गीता और उसके ससुर यानी चचेरे ससुर को गिरफ़्तार करते हैं और एक साथ बिठाकर जब उनसे अपने तरीके से पूछताछ की जाती है, तो तब जाकर यहाँ पुलिस के सवालों के आगे गीता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और आखिरकार अपना मुंह खोल ही देती है। वो बताती है कि मैं अकेले नहीं रह सकती थी, मेरे तो चाल चलन पहले से ही ऐसे थे, मुझे आदत थी कि मैं आदमियों के साथ बिना नहीं रह सकती, उनके बिना नहीं रह सकती। इसके अलावा वो बताती है कि मेरा पति राहुल वो तो शहर में रहता था, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार पा रही थी, मुझे ज़रूरत महसूस थी, तो इसलिए मेरे ससुर से मेरा संबंध बन गया। फिर जब मैं राहुल के पास शहर गई तो वहाँ मेरे चंद्र और शेखर के साथ भी कुछ संबंध बन गए, लेकिन वहाँ मुझे ऐसी हालत में राहुल ने एक दिन देख लिया था। हालांकि मैंने उसको घुमा फिराकर अपनी बातों में उलझा लिया था, मगर फिर भी राहुल ने मुझे वापस अपने गांव बरेली भेज दिया। तो यहाँ आकर भी मेरा अपने ससुर और चचेरे ससुर के साथ वही सिलसिला शुरू होने लगा। तो जनक हालत में मुझे मेरे ससुर ने उस दिन देख लिया था, बस इसलिए मैंने उनका कत्ल करवा दिया। तो देखिए, इतना सुनते ही पुलिस भी हैरान रह जाती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक लड़की 3 के साथ संबंध बना रही है, कि भला कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, यहाँ पुलिस सारी सच्चाई जानने के बाद गीता और उसके दोनों ससुर, साथ ही उसके दोस्त शेखर और चंद्र को भी गिरफ्तार कर लेती है। उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, जिसके बाद इन चारों को जेल की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये फ़िलहाल ये चारों के पीछे हैं, अपनी किए की सज़ा भुगत रहे हैं। कहते हैं कि भला ऐसी खूबसूरती भी किस काम की जो किसी की मौत की वजह बने। अगर खूबसूरती हो तो दिल की हो, चेहरे की खूबसूरती का क्या फ़ायदा, हो तो नेक हो, अच्छी हो। ये थी गीता की खूबसूरती की काली करतूतें, जिसने एक नहीं बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो चलिए, फ़िलहाल आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।